जय हिंद दोस्तों। एक सवाल है, अगर आजादी के बाद सुभाष चंद्र बोस जिंदा होते तो क्या उनका प्रधानमंत्री बनना तय था? अगर उनका प्रधानमंत्री बनना तय था और अगर वो प्रधानमंत्री बनते तो क्या वो एक डिक्टेटर बनते और भारत में लोकतंत्र नहीं बल्कि तानाशाही होती? आखिर उनका झुकाव मुसोलिनी और हिटलर के शासन की तरफ क्यों था? आखिर उन्होंने क्यों अपनी किताब द इंडियन स्ट्रगल में कहा कि हिंदुस्तान को आजादी के तुरंत बाद लोकतंत्र नहीं चाहिए बल्कि 20 साल तक एक रूथलेस डिक्टेटर चाहिए? आखिर क्यों बोस नाजिज्म और कम्युनिज्म को अपनाने की बात करते थे? क्या इसी वजह से बोस की सोच गांधी से नहीं मिलती थी? क्या यही वजह थी कि पंडित नेहरू और बोस के बीच दूरियां लगातार बढ़ती गईं? क्या 18 अगस्त 1945 को ताइवान में हुए विमान हादसे में वाकई बोस की मौत नहीं हुई थी या फिर उनको स्टालिन ने रूस में जेल भिजवा दिया था? आखिर क्यों हादसे के सालों बाद भी उनके परिवार की चिट्ठियां सरकार चुपके चुपके पढ़ती रही थी? क्या नेहरू जी को सच्चाई पता थी? दोस्तों, आज की कहानी में बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस की, बात करेंगे उनकी विचारधारा की, उनके भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान की और समझेंगे कि आखिर क्यों सुभाष चंद्र बोस की मौत भारत की सबसे बड़े रहस्यों में से एक मानी जाती है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने उन व्यूअर्स को जो कि यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको बता दें कि ये टॉपिक मुख्य रूप से जीएस पेपर 1 यानी मॉडर्न हिस्ट्री के भारत का स्वतंत्रता संघर्ष इकाई के अंतर्गत क्रांतिकारी आंदोलनों से संबद्ध है, लेकिन इसमें बोस की विचारधाराओं और उनके आंदोलनों का प्रभाव ऐसे प्रीलिम्स और ऑप्शनल्स तक फैला हुआ है। इससे कई सवाल पहले भी यूपीएससी की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए करते हैं कहानी की शुरुआत। दोस्तों, हमने सुभाष चंद्र बोस के कहानी के कई सारे किस्से अपने बचपन और पढ़ाई के दौरान सुने होंगे, लेकिन आज की कहानी वहां से शुरू होगी जहां इनके सामने जीवन बदलने वाला सवाल आ गया था। दोस्तों, बोस के पिता चाहते थे कि बेटा आईसीएस अफसर बने। आईसीएस यानी उस समय की सिविल सर्विसेज। उस दौर में आईसीएस सिर्फ नौकरी नहीं होती थी बल्कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की रीढ़ मानी जाती थी। जिस किसी को भी ये पद मिलता था वो सीधे सीधे शासक वर्ग का हिस्सा बन जाता था। बोस 1919 में इंग्लैंड पहुंचे और आईसीएस की परीक्षा की तैयारी भी शुरू कर दी। उस समय आईसीएस की सिर्फ 6 वैकेंसी थी। सुभाष चंद्र बोस ने 1920 में ही परीक्षा दी और चौथे स्थान पर आ गए। सोचिए, 4th रैंक। हालांकि अभी भी एक अंतिम परीक्षा बची थी। यह परीक्षा 1921 में भारत में होनी थी। सुभाष को लगा कि आईसीएस की परीक्षा तो आराम से निकाली ही जा सकती है, लेकिन यही उनके भीतर एक सवाल गूंजा कि क्या वो अंग्रेज सरकार की नौकरी करेंगे या अपनी मातृभूमि की आजादी के लिए सब कुछ दांव पर लगा देंगे। अफसर बनना, आरामदायक नौकरी करना, ये उनकी आत्मा को मंजूर नहीं था। उन्होंने अपने भाई को लिखा कि देश की सेवा सरकारी नौकरी करते हुए पूरी नहीं की जा सकती और अप्रैल 1921 में उन्होंने साफ साफ ब्रिटिश सरकार को पत्र लिखकर कहा कि वो आईसीएस की नौकरी छोड़ रहे हैं। यही था सुभाष चंद्र बोस का असली जन्म। यहां से उनका सफर भारत के स्वतंत्रता संग्राम की ओर शुरू हुआ। दोस्तों, इसी दौरान सुभाष चंद्र बोस का संपर्क बंगाल के सबसे बड़े नाम चित्तरंजन दास से हुआ। दास सिर्फ एक नामी वकील नहीं थे बल्कि बंगाल की राजनीति के असली शेर माने जाते थे। उन्होंने ही बोस को भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया था। 16 जुलाई 1921 की सुबह 24 साल का यह नौजवान जब बंबई के तट पर उतरा तो उसकी आंखों में केवल एक ख्वाब था, भारत की आजादी। जहाज से उतरते ही उसकी पहली ख्वाहिश थी गांधी जी से मिलना। उसी दिन दोपहर को मुलाकात भी हुई। सुभाष लगातार सवाल दागते रहे, जैसे रणनीति क्या होगी, अंग्रेजों को कैसे निकाला जाए, आखिरी लक्ष्य क्या है। लेकिन गांधी जी के जवाब उन्हें अधूरे लगे। गांधी के लिए अहिंसा अंतिम रास्ता था, जबकि सुभाष का खून यह कह रहा था कि आजादी किसी भी कीमत पर चाहिए, चाहे वो तलवार ही क्यों ना उठानी पड़े। यही वो पल था जहां गांधी और सुभाष के रास्ते पहली बार अलग हुए थे। इसके बाद 1922 में सुभाष ने अपना हथियार उठाया, जो थी कलम। उन्होंने स्वराज नामक अखबार शुरू किया और प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रचार विभाग की कमान संभाल ली। ये प्रांत था बंगाल। जल्दी वे कांग्रेस की युवा शाखा के अध्यक्ष बने और फिर बंगाल कांग्रेस के सचिव। 1923 में उन्होंने फॉरवर्ड अखबार का संपादन शुरू किया, जिसकी नींव खुद चित्तरंजन दास जी ने रखी थी। राजनीति में उनकी सक्रियता इतनी बढ़ गई कि जब 1924 में सीआर दास कलकत्ता के मेयर बने
तो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को कलकत्ता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का CEO बना दिया। यह पद केवल प्रशासनिक नहीं था, बल्कि यही जगह थी जहां से बोस ने संगठन, नेतृत्व और सत्ता की बारीकियां सीखी। लेकिन लड़ाई इतनी भी आसान कहां थी। उसी साल एक आंदोलन का नेतृत्व करते हुए बोस गिरफ्तार हो गए और जेल भेज दिए गए। 1925 में अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर शिकंजा कस दिया और बोस को सीधा मांडले जेल, तत्कालीन बर्मा, भेज दिया। वहां उन्हें ट्यूबरक्यूलोसिस यानी टीबी जैसी जानलेवा बीमारी हो गई। लेकिन सोचिए, जिस आदमी के दिल में आजादी जल रही हो, उसका दम कोई बीमारी रोक सकती थी? 1927 में रिहाई के बाद बोस और भी मजबूत होकर भारत लौटे। उन्हें कांग्रेस का महासचिव बनाया गया और अब वे जवाहरलाल नेहरू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आजादी की रणनीति आगे बनाने लगे। और फिर आया 1928 का कलकत्ता अधिवेशन। पूरा आयोजन बोस की कमान में हुआ था, लेकिन इस बार उन्होंने सबको चौंका दिया। उन्होंने कांग्रेस वॉलंटियर्स कॉर्प्स को एक मिलिट्री फोर्स की शक्ल दे दी। वर्दी, मार्चिंग, सलामी, सब कुछ मिलिट्री जैसा। और बोस बने उसके जनरल ऑफिसर कमांडिंग। ब्रिटिश प्रेस में इसका मजाक उड़ाया गया, यहां तक कि गांधी जी ने भी इसे सर्कस कहा। लेकिन युवाओं ने तो इसे और ही कुछ कहा यह आदमी लीडर नहीं है, ये तो है कमांडर। अंग्रेजों को यह सब खटक गया और बोस को फिर जेल भेजा गया। मगर जेल से निकलते ही साल 1930 में वे कलकत्ता के मेयर चुने गए। अब सुभाष की छवि सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रही थी। भारत ने एक नया योद्धा पा लिया था, जो अपने ही अंदाज में आजादी की पटकथा लिख रहा था। सुभाष चंद्र बोस अब सिर्फ एक नेता नहीं रहे, वे बन चुके थे आजादी के कमांडर। दोस्तों, अब हमारी कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जब बोस और गांधी की विचारधारा आमने सामने टकराती है। दोस्तों, समय की राजनीतिक स्थिति को जरा सोचने का प्रयास कीजिए। इस समय तक कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बन चुकी थी और इसकी ताकत थे गांधी जी। वो गांधी जी ही थे जिनके कारण अहिंसा, सत्याग्रह और धीरे धीरे दबाव बनाने की नीति पर कांग्रेस चल रही थी। वहीं दूसरी तरफ युवा पीढ़ी थी जो मानती थी कि अंग्रेजों को केवल नेगोशिएशन से आजादी नहीं मिलने वाली, बल्कि इसके लिए आंदोलन और हथियार दोनों का सहारा लेना पड़ेगा। इसी धारा के सबसे मजबूत प्रतिनिधि थे सुभाष चंद्र बोस, जो 1938 तक देश के सबसे बड़े नेता बन गए थे। यही वजह थी कि बोस की शख्सियत का असर कांग्रेस के 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में साफ दिखाई दिया। बोस को कांग्रेस अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाया गया और अधिवेशन में बोस अध्यक्ष चुन लिए गए। यहीं से गांधी जी और बोस की सोच में साफ अंतर दिखाई पड़ता है। गांधी जी मानते थे कि भारत की आत्मा गांव और चरखे में है, जबकि बोस जी का तर्क था कि अंग्रेजों जैसी ताकत को हराने के लिए भारत को इंडस्ट्रियल पावर बनना पड़ेगा। इस वैचारिक खाई ने 1939 के अधिवेशन के आते आते तक एक बड़े राजनीतिक रूप की शक्ल ले ली थी। 1939 का कांग्रेस अधिवेशन त्रिपुरी यानी मध्य प्रदेश में हुआ था। यहां बोस ने फिर से अध्यक्ष पद के लिए खड़े होने का ऐलान कर दिया, लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग थी। इस बार पट्टाभी सीतारमैया भी उम्मीदवार थे और उनको समर्थन दे रहे थे खुद गांधी जी। नतीजा सामने आया, बोस को मिले 1580 वोट और सीतारमैया को मिले 1377 वोट, यानी बोस जीत गए, वो भी गांधी जी के पसंदीदा उम्मीदवार को हराकर। ये जीत सिर्फ बोस की नहीं थी, ये एक संदेश था कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में युवा बोस और आक्रामक लाइन को लेकर एक बड़ा समर्थन है। लेकिन यहां से बोस की मुश्किलें शुरू हुई। गांधी जी ने बोस की जीत को अपनी हार कह दिया और कांग्रेस वर्किंग कमेटी, जो ज्यादातर गांधी जी के समर्थकों से भरी हुई थी, उसने बोस का साथ देने से मना कर दिया। बोस समझ गए कि बिना गांधी जी और वर्किंग कमेटी के सहयोग के कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए भी वे कुछ नहीं कर पाएंगे। मजबूरी में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद 22 जून सन 1939 को बोस ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। यह कांग्रेस के भीतर एक धड़ा था जिसका उद्देश्य वामपंथी ताकतों को एकजुट करना था। दोस्तों, यहां अब सवाल यह है कि क्या बोस का कांग्रेस अध्यक्ष बनना भारत के लिए एक टर्निंग पॉइंट था? कई इतिहासकार कहते हैं हां, क्योंकि उस जीत ने दिखा दिया था कि गांधी जी सर्वसम्मति वाले नेता तो थे, लेकिन सर्वशक्तिमान नहीं थे। कांग्रेस के भीतर लोकतांत्रिक स्पेस था, जहां एक युवा नेता अपने दम पर गांधी जी की पसंद को हरा सकता था। लेकिन बोस की सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि वो राजनीतिक चालों में उतने माहिर नहीं थे जितने गांधी जी या नेहरू। बोस एक रणनीतिकार और एक विजनरी लीडर थे, लेकिन कांग्रेस उस समय एक विशाल जन आंदोलन बन चुकी थी और वहां टिके रहने के लिए डिप्लोमेसी, धैर्य
और समझौता भी उतना ही जरूरी था। कई इतिहासकार दबी जुबान में मानते हैं कि अगर कांग्रेस उस समय बोस की लाइन पर चलती तो भारत शायद 1947 से पहले भी आजाद हो जाता, लेकिन कीमत ज्यादा खून खराबे की होती। फिलहाल ये तय बात थी कि इस वक्त तक अंग्रेज सरकार के लिए बोस एक बड़ा खतरा बन चुके थे और इसी समय शुरू हुआ द्वितीय विश्व युद्ध। उस समय के वायसराय लॉर्ड लिनिथगो ने बिना कांग्रेस की सलाह लिए भारत को युद्ध में झोंक दिया। बोस ने वायसराय लॉर्ड लिनिथगो के फैसले का विरोध किया, जन आंदोलन छेड़ा। कलकत्ता में उन्होंने हॉलवेल मॉन्यूमेंट हटाने की मांग की, जो अंग्रेजों ने ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता की याद में खड़ा किया था। यह प्रदर्शन अंग्रेजी सत्ता का सीधा हमला था। यह वक्त था जुलाई 1940 का। अंग्रेज सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को भारत सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया और उन्हें कलकत्ता की जेल में डाल दिया। लेकिन जेल की सलाखों में कैद रहना बोस जैसे ज्वालामुखी के लिए आसान नहीं था। दोस्तों, इस समय तक बोस का कद इतना बड़ा हो चुका था कि अंग्रेज सरकार को यह डर था कि उनकी गिरफ्तारी कहीं पूरे बंगाल और भारत में भयानक जन विद्रोह न खड़ा कर दे। इधर जेल में बोस ने भूख हड़ताल शुरू कर दी थी। अंग्रेज सरकार को समझ में आ गया था कि अगर बोस वहीं मर गए तो जनता का गुस्सा पूरे देश में ज्वालामुखी की तरह फट जाएगा। मजबूरन 5 दिसंबर सन 1940 को सरकार ने उन्हें जेल से निकालकर उनके ही घर पर नजरबंद कर दिया। उनकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी। लेकिन नेताजी कभी भी परिस्थितियों के सामने झुकने वाले नहीं थे। उन्होंने उसी नजरबंदी के दौरान भागने की योजना बनाई। दरअसल 18 जनवरी सन 1941 की रात वो एक पठान का भेष धारण करके जियाउद्दीन नाम से घर से निकल पड़े। उनके सिर पर पगड़ी, चेहरे पर नकली दाढ़ी और शरीर पर अफगानी वेशभूषा थी। उन्होंने इतनी शानदार तैयारी की थी कि अंग्रेज पुलिस को भनक तक नहीं लगी। पहले कार से गोमा पहुंचे, फिर वहां से फ्रंटियर मेल की ट्रेन पकड़कर पेशावर पहुंचे। हर स्टेशन पर खतरा था क्योंकि अंग्रेज उनकी तलाश में थे, लेकिन उनके आत्मविश्वास और भेष ने उन्हें बचा लिया। पेशावर से अगला कदम था अफगानिस्तान। यहां पर भूमिगत क्रांतिकारी भगत राम तलवार ने उनका साथ दिया। बोस सीमाई रास्तों से होते हुए काबुल पहुंचे। काबुल में उन्होंने अपने लिए एक इटालवी पासपोर्ट का इंतजाम किया, जिसमें उनका नाम लिखा था ऑरलैंडो माज़ोटा। ये नकली पहचान उन्हें सोवियत संघ तक ले गई। मॉस्को पहुंचकर उन्होंने सोवियत नेतृत्व से समर्थन मांगा। बोस को उम्मीद थी कि साम्यवादी रूस ब्रिटेन के खिलाफ उसकी मदद जरूर करेगा, लेकिन उस समय सोवियत संघ और जर्मनी के बीच मोलोटोव रिबेंट्रोप समझौता हुआ था। इसीलिए रूस बोस की खुलेआम मदद करने से हिचक रहा था। इस स्थिति में नेताजी को मजबूर किया कि वह आगे जर्मनी जाएं और हिटलर से मदद मांगे। 28 मार्च 1941 को वे बर्लिन पहुंच गए और वहां उनका स्वागत नाजी जर्मनी के विदेश मंत्री योआखिम फॉन रिबेंट्रॉप ने किया। यहीं से उन्हें नेताजी कहकर पुकारा जाने लगा। दोस्तों, जैसे मुसोलिनी को एड्यूलस, हिटलर को डेर फ्यूरर और इस तरीके की उपाधियां दी जाती थी, वैसे ही जर्मनी ने बोस को नेताजी की उपाधि दी थी। इन सभी उपाधियों का मतलब नेता ही होता है। दरअसल हिटलर से वैसी मदद नहीं मिली जैसी बोस ने अपेक्षा की थी, लेकिन बोस जर्मनी बस घूमने नहीं गए थे। इसी बीच बर्लिन में बोस ने आजाद हिंद रेडियो की स्थापना की और ब्रिटिश विरोधी प्रचार शुरू किया। वहां एक और काम हुआ। यहां उन्होंने युद्धबंदी भारतीय सैनिकों से संपर्क किया और उन्हें समझाया कि यह सही समय है जब वे अपनी वफादारी ब्रिटिश साम्राज्य से हटा दें और भारत की आजादी के लिए काम शुरू करें। इसी बीच उन्होंने रोम और पेरिस में भी स्वतंत्र भारत केंद्र स्थापित किया ताकि यूरोप में रह रहे भारतीय आंदोलन से वे जुड़ सकें। दोस्तों, इधर बोस यूरोप में जागरूकता फैलाने का काम कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर एशिया में हालात तेजी से बदल रहे थे। दरअसल जापान में 15 फरवरी 1942 को सिंगापुर और बर्मा पर कब्जा कर लिया था और लगभग 70,000 भारतीय सैनिक युद्धबंदी बना लिए गए थे। ये भारतीय सैनिक ब्रिटिश भारतीय सेना के हिस्से थे, लेकिन अब उनके सामने विकल्प था, या तो जापान की कैद में रहो या स्वतंत्र भारत के लिए आजाद हिंद फौज का हिस्सा बनो। इस दौरान रासबिहारी बोस, जो गदर आंदोलन के बाद जापान में शरण लिए हुए थे, वो सक्रिय हो गए। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संघ बनाने की कोशिश की। इसके लिए टोक्यो में 28 से 30 मार्च 1942 को एक सम्मेलन हुआ, जिसमें रासबिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह ने मिलकर आजाद हिंद फौज की पहली नींव रखी। इसके बाद 23 जून 1942 को बैंकॉक में एक बड़ा सम्मेलन हुआ, जिसमें 100 से ज्यादा भारतीय प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पूर्वी एशिया बुलाया जाए, क्योंकि आंदोलन को एक मजबूत और करिश्माई नेता की आवश्यकता थी। कैप्टन मोहन सिंह पहले ही 2500 युद्धबंदियों को लेकर आजाद हिंद फौज की स्थापना कर चुके थे, लेकिन जापानी अधिकारियों के साथ टकराव और साधनों की कमी की वजह से जल्द ही सेना बिखर गई। तब रासबिहारी बोस ने इस आंदोलन की बागडोर नेताजी के हाथों में सौंपने का निर्णय ले लिया। दोस्तों,
सन 1941 से 1943 तक नेताजी जर्मनी में रहे, जहां उन्होंने आजाद हिंद रेडियो और भारतीय युद्धबंदियों से सेना बनाने का काम किया। लेकिन जैसे ही 1942 के अंत में जापान ने सिंगापुर और वर्मा पर कब्जा किया, हजारों भारतीय सैनिक उनके हाथ लग गए। नेताजी को लगा कि अब आजादी की लड़ाई का असली मैदान यूरोप नहीं, एशिया है। उन्होंने हिटलर से पूर्वी एशिया जाने की अनुमति मांगी। हिटलर ने भी उनको सुरक्षित पहुंचाने के लिए हवाई जहाज नहीं बल्कि सबमरीन की व्यवस्था की। अप्रैल 1943 में नेताजी जर्मनी पनडुब्बी U-180 में सवार हुए। यह यात्रा बेहद जोखिम भरी थी क्योंकि पूरा समुद्र ब्रिटिश सेना के अधीन था। महीनों तक पानी के अंदर सफर करने के बाद यह पनडुब्बी हिंद महासागर पहुंची और वहां मेडागास्कर के पास नेताजी को जापानी पनडुब्बी I-29 में बैठाया गया। 13 जून को वह टोक्यो पहुंचे और 2 जुलाई को सिंगापुर पहुंचे। 4 जुलाई को उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संघ का अध्यक्ष स्वीकार किया और 5 जुलाई 1943 को उन्होंने सिंगापुर टाउन हॉल के सामने ऐतिहासिक भाषण दिया और नारा बुलंद किया, दिल्ली चलो। यहीं उन्होंने एक ऐसी बात कही जिससे हर भारतीय की नस नस में जोश भर गया। उन्होंने कहा, हमारी मातृभूमि स्वतंत्रता की खोज में है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये स्वतंत्रता देवी की मांग है और यहीं से तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा निकला और यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सबसे प्रेरणादायी नारों में से एक है। इसके बाद 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर के कैथे हॉल में उन्होंने आजाद हिंद सरकार की स्थापना की, घोषणा की। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह सरकार प्रतीकात्मक थी, लेकिन इसके पीछे संदेश था कि भारत अब स्वतंत्रता के लिए केवल आंदोलन ही नहीं बल्कि एक सरकार और सेना भी रखता है। नेताजी ने खुद राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सेनाध्यक्ष तीनों पद संभाले थे। एसी चटर्जी को वित्त विभाग, एस.ए. अय्यर को प्रचार विभाग और लक्ष्मी स्वामीनाथन को महिला संगठन की जिम्मेदारी दी गई थी। इतना ही नहीं, जापान, जर्मनी, इटली, चीन, कोरिया, फिलीपींस, मांचकू और आयरलैंड ने इस सरकार को मान्यता भी दी थी। आजाद हिंद फौज की ब्रिगेडों के नाम भी राष्ट्रीय प्रतीकों पर रखे गए थे, जैसे महात्मा गांधी ब्रिगेड, जवाहरलाल नेहरू ब्रिगेड, मौलाना अबुल कलाम आजाद ब्रिगेड, महिलाओं की रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड और सुभाष ब्रिगेड, जिसके सेनापति शाहनवाज खान थे। यह दिखाता है कि आजाद हिंद फौज सभी वर्गों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। अब सेना तो बन गई थी, अब देर थी बस ब्रिटिशर्स के खिलाफ हमला बोल देने की। यह काम भी जल्द ही हो गया। 25 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने इस सरकार की तरफ से ब्रिटेन तथा अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इसके बाद 6 नवंबर 1943 को जापान ने अपने कब्जे वाले 2 भारतीय द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अस्थायी सरकार को सौंप दिए। सन 1943 को आजाद हिंद फौज का इन पर कब्जा हो गया और इनका नाम बदलकर शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा गया। लेकिन क्या आजाद हिंद फौज इतने से ही रुकने वाली थी? बिल्कुल नहीं। इसके बाद आजाद हिंद फौज जनवरी 1944 में आजाद हिंद फौज ने रंगून में मोर्चा खोला और अराकान मोर्चा पर ब्रिटिश सेना को चुनौती दे दी। मार्च 1944 में उन्होंने ब्रिटिशर्स को हराया और 14 अप्रैल सन 1944 को मणिपुर के मोइरांग में तिरंगा फहरा दिया। यह पहला मौका था जब किसी स्वतंत्र भारतीय सेना ने भारतीय धरती पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। लेकिन आजाद हिंद फौज की सबसे बड़ी समस्या थी संसाधनों की कमी। इनके पास हथियार, रसद और आधुनिक तकनीकी का घोर अभाव था। जापानी सेना से उम्मीद थी कि वो पूरी मदद करेंगे, लेकिन जापान खुद द्वितीय विश्व युद्ध की हार की कगार पर था। कैसे मदद करता? आगे की लड़ाई के पहले 6 जुलाई 1944 को नेताजी ने रंगून रेडियो से महात्मा गांधी को संदेश भेजा और उन्हें राष्ट्रपिता कहकर आशीर्वाद मांगा। यह ऐतिहासिक मौका था क्योंकि गांधी जी और बोस के विचार अलग थे। फिर भी नेताजी ने जता दिया था कि भारत की आजादी के लिए सभी मतभेद छोटे हैं, सबसे ऊपर है सिर्फ और सिर्फ आजादी। दोस्तों, इसी समय इतिहास की सबसे डरावनी घटना हुई। अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिरा दिए थे और जापान अब घुटनों पर आ गया था। अब आजाद हिंद फौज भी पीछे हटने के लिए मजबूर थी। उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस 13 अगस्त 1945 को सिंगापुर पहुंचे। 18 अगस्त को उन्होंने फार्मोसा हवाई अड्डे से टोक्यो के लिए विमान पकड़ा, लेकिन उड़ान भरते ही विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दोस्तों, बोस की मौत आज भारत का सबसे बड़ा रहस्य है, लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम जानेंगे कि आजाद हिंद फौज के बहादुर सिपाहियों का हुआ क्या। दोस्तों, आजाद हिंद फौज के सिपाहियों और अधिकारियों को अंग्रेजों ने पकड़ लिया था और उन्हें दिल्ली के लाल किले के सलाखों में राजद्रोह का मुकदमा ठोककर कैद कर दिया था। 5 से 11 नवंबर तक यह मुकदमा चला। केवल कानूनी लड़ाई नहीं थी,
बल्कि ये भारत की आजादी की जंग का नया रण क्षेत्र था। अदालत के कटघरे में खड़े थे कर्नल प्रेम कुमार सहगल, कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लों और मेजर शाहनवाज खान। तीनों पर देशद्रोह का आरोप मढ़ा गया था, लेकिन इसके पीछे खड़ा था पूरा हिंदुस्तान। इन वीरों का बचाव करने के लिए देश के बड़े नेता अदालत में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। यहां तक कि अपने सैनिकों के लिए जवाहरलाल नेहरू ने कई साल बाद दोबारा वकील का कोट पहना था। भूलाबाई देसाई ने अपनी जोशीले दलीलों से अंग्रेजों की सत्ता की नींव हिला दी थी। वहीं तेर बहादुर सप्रू, अरुणा आसफ अली और के.एन. काटजू ने भी इसका मजबूती से पक्ष रखा था, लेकिन अंग्रेजों का दिल जैसे पत्थर का हो गया था। उन्होंने इन तीनों को फांसी की सजा सुनाई और बस यहीं से हिंदुस्तान की गली गली, गांव गांव और शहर शहर में आग भड़क गई। नारों से आसमान गूंज उठा, लाल किले को तोड़ दो, आजाद हिंद फौज को छोड़ दो। हर तरफ अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ गुस्से का ज्वार उमड़ गया। लोग सड़कों पर उतर आए। छात्र, मजदूर, किसान, व्यापारी, सबकी जुबान पर बस एक ही आवाज थी, हमारे वीरों को रिहा करो। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि अंततः भारत के वायसराय लॉर्ड वेवल को झुकना पड़ा। अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल कर उन्होंने इन योद्धाओं को फांसी की सजा माफ कर दी, लेकिन यह मुकदमा अंग्रेजों के खिलाफ जनता के गुस्से का प्रतीक बन गया और आजादी की लड़ाई की एक नई चिंगारी दे गया। लाल किले की वो गूंज आज भी याद दिलाती है कि आजाद हिंद फौज के जज्बे ने पूरे देश में क्रांति की लपटें पैदा कर दी थी। लेकिन दोस्तों, इस समय तक बोस जिंदा नहीं थे। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों बोस की मृत्यु भारत का सबसे बड़ा रहस्य बन गई। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस की असली गाथा वहीं से शुरू होती है जहां इतिहास के पन्ने खत्म हो जाते हैं। 18 अगस्त 1945 ताइवान का हवाई अड्डा। 18 अगस्त 1945 को ताइपे के तोईहोकू एयरपोर्ट से उड़ान भरते ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस का विमान अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ऐसा जापान सरकार ने दावा किया। कहा गया कि विमान ने मुश्किल से कुछ सेकंड उड़ान भरी थी, तभी उसमें आग लग गई और नेताजी बुरी तरह जल गए। शाम तक उनकी हालत बिगड़ती गई और रात में उनका निधन हो गया। लेकिन यहीं से मौत का रहस्य भी शुरू होता है। दोस्तों, रहस्य की शुरुआत होती है आजादी के 1 साल पहले से। दरअसल ऐसा माना जाता है कि 1946 में नेहरू ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली के नाम एक पत्र लिखा, जिसमें संकेत था कि बोस सोवियत कब्जे में हैं। इनफैक्ट आजादी के बाद भी नेताजी का साया खत्म नहीं हुआ था। आजादी के बाद एक बड़ा आरोप यह लगाया गया कि नेहरू सरकार ने बोस के परिवार की जासूसी करवाई थी। उनके परिवार पर लगातार नजर रखी गई थी। इंटेलिजेंस ब्यूरो उनके रिश्तेदारों की चिट्ठियां तक खोलकर पढ़ता रहा। उनकी पत्नी एमिली और बच्चों की निजी जिंदगी तक निगरानी में थी। दोस्तों, इन आरोपों से एक नैरेटिव तैयार हो गया कि शायद नेहरू बोस से डरते थे क्योंकि बोस उनसे बड़े देशभक्त थे। यह भी सोचा जाने लगा कि अगर नेताजी वापस आ जाते तो आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री शायद नेहरू नहीं बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस होते। इस नैरेटिव को और मजबूत किया नेताजी की मौत से उपजी कई कॉन्स्पिरेसी थियरीज ने। जैसे जापान ने नेताजी की मौत को 5 दिनों तक दुनिया से छिपाए क्यों रखा। 23 अगस्त को जापानी न्यूज एजेंसी डोमेई ने बोस की मृत्यु की घोषणा की। अब सवाल उठता है कि 18 अगस्त से 23 अगस्त तक आखिर जापान में चल क्या रहा था। क्यों शव को टोक्यो ले जाने की बजाय ताइपे में ही जल्दी से दाह संस्कार कर दिया गया। पर सवाल उठता है कि इतना बड़ा हादसा हुआ और उसका कोई ठोस सबूत ही नहीं है। ना कोई मेडिकल रिपोर्ट, ना कोई तस्वीर, ना कोई सरकारी दस्तावेज जो साफ साफ कह सके कि हाँ, नेताजी उस दिन उसी विमान में मौजूद थे। क्यों अस्पताल के रजिस्टर में ना तो नेताजी का नाम था, ना ही उनके साथ मारे गए अन्य अफसरों का। और क्यों ताइवान के अखबारों तक में किसी विमान दुर्घटना की एक लाइन तक नहीं प्रकाशित की गई थी। जस्टिस मुखर्जी आयोग ने बाद में पाया कि जिस एयरपोर्ट पर क्रैश की बात कही गई, वहां उस पूरे समय कोई विमान हादसा हुआ ही नहीं था। इतना ही नहीं, टोक्यो के रेनकोजी मंदिर में रखी अस्थियां भी नेताजी की मौत का रहस्य बयान करती हैं। जापान ने भारत सरकार से लगातार आग्रह किया था कि अस्थियां वे भारत ले जा सकते हैं, लेकिन डीएनए टेस्ट कभी नहीं कराइएगा। ये शर्त अपने आप में बहुत कुछ कहती है, क्योंकि अगर वो सच में बोस की अस्थियां होती तो डीएनए की जांच से डर क्या था। शक यही है कि ये जापानी सैनिक इरिचो ओराकू की अस्थियां मानी जाती हैं और इस आधार पर यह कहा जाता है कि नेताजी का शरीर कभी ताइवान में मिला ही नहीं। अगर वाकई नेताजी की मौत विमान दुर्घटना में हुई थी तो जापान ने 5 दिन तक इस खबर को छुपाकर आखिर क्या हासिल किया था, या फिर क्या सचमुच नेताजी को गुपचुप कहीं और भेज दिया गया था और विमान हादसे की कहानी महज एक कवर अप थी। आखिर किस चीज का कवर अप?
कई रिसर्चर्स का कहना है कि नेताजी ताइवान पहुंचे ही नहीं थे, वे सीधे मंचूरिया पहुंचे थे। वहां सोवियत सेना ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और यहीं से कहानी स्टालिन तक जाती है। स्टालिन के लिए बोस डबल एजेंट की तरह थे, क्योंकि उन्होंने हिटलर और जापान दोनों से सहयोग लिया था। इस दौर में सोवियत यूनियन के लिए यह किसी गद्दारी से कम नहीं था, इसलिए कथित तौर पर बोस को साइबेरिया की यकूत्स्क जेल भेज दिया गया था, जहां 1953 तक वे जीवित रहे। कुछ रूसी आर्काइव्स में आज भी संकेत मिलते हैं कि उस दौर में एक भारतीय उच्च प्रोफाइल कैदी को कैद में रखा गया था, लेकिन आधिकारिक दस्तावेज कभी सामने ही नहीं आए। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि इंदिरा गांधी के कार्यकाल में नेताजी से जुड़ी कई अहम फाइलें नष्ट कर दी गई थी। कई इतिहासकारों ने लगातार मांग की कि नेताजी पर रूस से जुड़े दस्तावेज सार्वजनिक किए जाएं, लेकिन हर बार जवाब यही मिलता था कि इससे विदेश नीति पर असर पड़ेगा। पर असली कारण शायद यही माना गया कि अगर सच सामने आ जाए तो भारत की राजनीति की जड़ों में भूचाल आ जाएगा। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं जहां ये नैरेटिव बनाया जाता है कि शायद नेहरू बोस से डरते थे क्योंकि बोस उनसे बड़े देशभक्त थे, लेकिन ये सिर्फ आधा सच है, क्योंकि असली मतभेद बहुत पहले हो चुका था। सुभाष चंद्र बोस गांधी और नेहरू से इसलिए अलग हो गए क्योंकि उनकी सोच बुनियादी तौर पर बहुत अलग थी। देखिए, गांधी और नेहरू लोकतंत्र, अहिंसा और पब्लिक कॉन्सेप्ट वाले रास्ते पर थे। वहीं बोस का मानना था कि भारत जैसे बड़े और विभाजित देश को आजादी के बाद आयरन डिक्टेटर चाहिए। यहीं ये भी सवाल उठता है कि आखिर क्यों इतिहासकारों का एक बड़ा धड़ बोस को एक डिक्टेटर मानता है। बोस के डिक्टेटर वाली शख्सियत की झलक सबसे पहले हमको देखने को मिलती है सन 1928 के कलकत्ता अधिवेशन में। आपको पहले भी बताया मैंने कि वहां बोस ने 2000 वॉलेंटियर्स की मिलिट्री परेड करवाई थी। आधे यूनिफॉर्म में थे और खुद बोस ने ब्रिटिश अफसर जैसी ड्रेस पहन रखी थी। गांधी जी तक ने इनका मजाक उड़ाया था। इसके बाद 1935 में अपनी किताब द इंडियन स्ट्रगल में खुद बोस ने लिखा कि भारत का राजनीतिक भविष्य ना तो पूरी तरह फासीवाद होना चाहिए और ना पूरी तरह साम्यवादी, बल्कि उसे दोनों का मिश्रण होना चाहिए। इसे उन्होंने नाम दिया था साम्यवाद। इसी किताब को बोस खुद रोम ले गए और इटली के तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी को भेंट की थी। यह दर्शाता है कि मुसोलिनी और मुसोलिनी के तौर तरीकों से वे काफी ज्यादा प्रभावित थे। इसके बाद 1938 हरिपुरा अधिवेशन में जब बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो उन्होंने भव्य राजसी जुलूस निकाला। जुलूस में 51 बैल, 51 द्वार, 51 बैंड और 51 लड़कियां भगवा साड़ी में थीं। जुलूस ऐसा था कि जैसे कोई विजयी सम्राट लौट रहा हो। ये सब दिखाता है कि बोस को मिलिट्री सिंबलिज्म पसंद था। फिर जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड छिड़ा तो बोस ने ब्रिटेन के दुश्मनों के साथ हाथ मिला लिया। वे नाजी जर्मनी और जापान तक गए और उनसे सहयोग लिया, जो कि अपने तानाशाही के लिए जाने जाते थे। मई 1942 में उनकी हिटलर से मुलाकात भी हुई। डिक्टेटरशिप की एक झलक 1943 में भी दिखाई पड़ी, जब 1943 में बोस ने आजाद हिंद सरकार बनाई और खुद को प्रधानमंत्री, युद्ध मंत्री, विदेश मंत्री और राष्ट्र प्रमुख घोषित किया। सभी मुख्य पदों को रखना डिक्टेटरशिप का एक क्लासिकल एग्जाम्पल है। इतना ही नहीं, आपको सुनने में थोड़ा शायद बेहद क्रूर लगेगा, लेकिन उनकी सरकार और आईएनए का नियम था कि जो विरोध करेगा उसे फांसी या कठोर सजा दी जाएगी। इनफैक्ट 1943 सिंगापुर में बोस ने खुद कहा कि भारत को आजादी के बाद कम से कम 20 साल तक एक तानाशाह चाहिए। उनका मानना था कि अंग्रेजों के जाने के बाद भारत में आंतरिक झगड़े बढ़ेंगे और उन्हें रोकने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, आयरन डिक्टेटर। उनका बयान उस समय के संडे एक्सप्रेस अखबार में छपा भी था। उन्हीं अखबारों पर कई इतिहासकार मानते हैं कि बोस का राष्ट्रवाद जुनून से भरा था, मगर जैसे हिटलर और मुसोलिनी भी राष्ट्रवादी थे और वही राष्ट्रवाद उन्हें तानाशाही की ओर ले गया, वैसे ही बोस का रास्ता भी देश को स्वतंत्रता के साथ तानाशाही की ओर धकेल सकता था। वहीं नेहरू पूरी तरह इसके उलट सोचते थे। उन्होंने बार बार कहा कि उन्हें फांसीवाद और नाजीवाद से घृणा है। उनके अनुसार फांसीवाद पूंजीवाद का हथियार है और फांसीवाद और साम्यवाद के बीच कोई रास्ता नहीं बन सकता। इसलिए नेहरू लोकतंत्र, संसद और पब्लिक पार्टिसिपेशन के पक्षधर थे। यही वह वजह थी कि बोस नेहरू की राहें कभी मिली ही नहीं। तो जो आज बोस को नेहरू से बड़ा देशभक्त कहकर पेश करते हैं, वो दरअसल बोस के इन विवादास्पद पहलुओं को नजरअंदाज कर देते हैं। और चाहे वो नाजी जर्मनी और जापान का गठबंधन हो, तानाशाही की चाहत हो या विरोधियों पर सख्ती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि बोस देशभक्त नहीं थे। आपको बता दें कि बोस की 1945 में हुई कथित विमान दुर्घटना के बाद नेहरू ने भी बोस को सम्मान दिया था। उन्होंने कहा था कि वो बहादुर थे, स्वतंत्रता से गहरा प्रेम करते थे। उनके तरीकों से मैं सहमत नहीं था, लेकिन उनकी ईमानदारी और बलिदान पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। दोस्तों, सच तो ये है कि दोनों ही देशभक्त थे, बस रास्ते अलग अलग थे।
दरअसल बोस और नेहरू के बीच तुलना करना आज की राजनीति का हथियार है। सच्चाई ये है कि दोनों ने अपने अपने तरीकों से आजादी की लड़ाई लड़ी। फर्क बस इतना था कि बोस का सपना था अनुशासित भारत और नेहरू का सपना था लोकतांत्रिक भारत। रही बात कॉन्स्पिरेसी थियरीज की, तो सच ये है कि आज किसी को भी सच नहीं पता। पूरी तस्वीर कभी सामने आई ही नहीं। कुछ हिस्से जानबूझकर दबा दिए गए, कुछ गायब कर दिए गए। लेकिन एक बात साफ है कि नेताजी का संघर्ष कभी बेकार नहीं गया। वो सही मायने में भारत के सबसे अलग शख्सियत वाले फ्रीडम फाइटर थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद। अगर आप देश सेवा IAS IPS बनकर करना चाहते हैं तो ये वक्त है उठ खड़े होने का, खुद को साबित करने का और अपनी UPSC CSC की तैयारी को एक नए मुकाम पर पहुंचाने का। क्योंकि अब स्टडी IQ IAS हिंदी लेकर आया है UPSC IAS की संपूर्ण तैयारी के लिए P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच, जो आपके लिए साबित होगा प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक का वन स्टॉप सोल्यूशन। मगर ध्यान से सुनिए, ये सिर्फ एक कोर्स नहीं है, यह है एक गेम चेंजर। क्योंकि इस प्रोग्राम को तैयार किया गया है हर स्तर के उम्मीदवारों के लिए, चाहे आप शुरुआत कर रहे हो या एडवांस लेवल पर हो। फाउंडेशन से लेकर आंसर राइटिंग और इंटरव्यू तक हर मोड पर आपको मिलेगा कंप्लीट कवरेज। स्टडी IQ का ये लाइव फाउंडेशन कोर्स आपको देता है 1000 से अधिक घंटे की लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, वो भी अपने भरोसेमंद एजुकेटर्स के साथ। GS फाउंडेशन, CSET, करंट अफेयर्स, आंसर राइटिंग, ये सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर। और सबसे खास बात, 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप। मतलब हर कैंडिडेट को मिलेगा अपना खुद का मेंटर, जो आपको प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक हर मोड़ पर आपकी मदद करेगा। इन सब के अलावा तैयारी को परखने के लिए मिलेगा प्रीलिम्स और मेंस दोनों का फुल फ्लेजेड टेस्ट सीरीज, 75+ प्रीलिम्स टेस्ट और 12 मेंस टेस्ट सीरीज, वो भी टाइम बाउंड इवैल्यूएशन के साथ। इस कोर्स में फाइनल स्टेज यानी इंटरव्यू की तैयारी है फुल ऑन। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम यानी IGP, जिसमें शामिल है डेफ डिस्कशन, मॉक इंटरव्यूज और ब्यूरोक्रेट्स व सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स से सीधा इंटरेक्शन। अब अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो चेकआउट पर इस्तेमाल कीजिए कूपन कोड विरद लाइव और पाइए कुछ खास डिस्काउंट। तो इंतजार किस बात का, अभी लॉग इन कीजिए www.studyiq.com पर या डाउनलोड करें स्टडी IQ ऐप।